हाय गाइस, आज हम 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का कुछ टॉपिक है जिस पर हम आज विचार करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहले लिखा है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ। भारत जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, इस पर अंग्रेज जो है 200 वर्षों तक शासन किया था। भारत को सोने का क्या कहा जाता है, चिड़िया। फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने अपनाया था। ठीक है, अब उपनिवेश किसको कहते हैं सो देखिएगा। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उपनिवेश। या अपना राजनीतिक दृष्टि से हो, ठीक है, या सभी चीज़ों से क्या करे, उस देश पर पूरा अधिकार जमा लेता है, उसको क्या कहेंगे, उपनिवेश कहते हैं। और इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक क्रिया वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होता है, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आई लिखा है, यानी अर्थव्यवस्था कहते किसको। तो अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा परिभाषा है, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं, उसको क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है अर्थव्यवस्था संरचना या ढांचा के आधार पर इसको क्या भागों में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक किसको कहेंगे, कृषि क्षेत्र को कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, जैसे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ठीक है ना, बतख पालन हो गया, इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जिसमें से आ जाता है बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, ठीक है, खनिज उत्पादन, इस बात। तृतीय सेवा क्षेत्र को क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जैसे है बीमा है, परिवहन है, संचार है, व्यापार। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूछता है। आगे है VVI में क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये देखते हैं आगे क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कौन होता है, निजी व्यक्ति। ठीक है ना, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है सो देखिए कि एक वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति न होकर सरकार के पास में होता है। किसके पास होता है, यानी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कौन होता है, सरकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है, उसको क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत में। ठीक है ना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, चीन और क्यूबा में, और देश में है मिश्रित अर्थव्यवस्था भी, और देश में। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे आ गया समावेशी विकास किसको कहेंगे। तो समावेशी विकास आर्थिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो, और समाज का कोई भी ऐसा वर्ग न हो जिसमें विकास के लाभ से क्या हो, अछूता न रहे। ऐसी व्यवस्था क्या कहेंगे, समावेशी विकास। ठीक है, अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है सो देखिए। आर्थिक वृद्धि शब्द का जो प्रयोग है विकसित देशों के साथ किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग जो होता है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ किया जाता है। ठीक है, सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं के समझौता किए पूरी की जाती है, उसको क्या कहेंगे, सतत विकास। यह ब्रेटलैंड आयोग के द्वारा ये परिभाषा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसके पहले इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, नीति आयोग। ठीक है ना, क्या हो गया है, नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 से है। इसके अभी अध्यक्ष कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक नियोजन क्या है। तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है, क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन। यानी आर्थिक नियोजन करने की विकास के दृष्टि से जो उपयोग करेंगे ना, उसको क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन। ठीक है, आगे देखिए
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। दूसरी जो है 1956 से 61 तक चला था, यानी 5 वर्षों का था, ठीक है ना। कुछ ऐसा है पंचवर्षीय योजना जो 4 साल पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया है। इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अब मुद्रा क्या है, ये अगला अध्याय में पढ़ना है, लेकिन इसी में सब चर्चा कर लिए हैं, ठीक है ना। लगभग अध्याय के बारे में है। मुद्रा वह है जो सामान्य स्वीकृति प्राप्त होता है, या मुद्रा वह है जो क्रय विक्रय का कार्य करता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, मुद्रा। अब देखिए कोर बैंकिंग प्रणाली। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, उसको क्या कहेंगे, कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। अब एटीएम क्या है, सो देखिए एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। अब यह एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा होता है जो किसी भी समय 24 घंटे में रुपया निकाल या डाल सकते हैं। इसमें 4 अंकों का गुप्त पिन होता है जो किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब विनिमय का दूगो माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है, जो अगला अध्याय में भी है, लेकिन इसी में चर्चा कर लेते हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री वस्तु से की जाती है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे चावल से आटा, ठीक है ना, आजकल गांव देहात में भी ये सब चलने लगा और पहले भी था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा से की जाती है, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब डेबिट कार्ड देखिए, यह एक प्रकार प्लास्टिक कार्ड है जिसमें द्वारा बैंक में जमा की गई राशि का उपयोग लोग करते हैं, ठीक है, इसको डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या है कि बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके आधार पर बैंक उसके धारक द्वारा पैसे या वस्तुएं खरीद सकता है, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड हो गया। अब ईवीआई आ गया, कौन सी है, राष्ट्रीय आय। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। इसका इंग्लिश में पूछता है PCI का फुल फॉर्म, तो पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक, ये क्या, ये विभिन्न देशों की तुलना जो है लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। यह इसकी गणना जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा ये जारी करता है, ठीक है। पहली बार मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है। आप देखिए मानव विकास सूचकांक तीन सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, ठीक है। अब आधारिक संरचना क्या है, देखिए उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, आधारभूत संरचना, ठीक है। आप देखिए हमारा बिहार का गौरव क्या क्या, कि बिहार क्यों हमारा प्रसिद्ध है। यहाँ गौतम बुद्ध का क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर का शांति का संदेश यहीं दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। बिहार में महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह यहाँ शुरू किए थे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे, वो भी बिहारी थे। लोकगीत भिखारी ठाकुर का भी जन्म कहाँ है, बिहार में ही है। इसलिए हमारा बिहार क्या है, गौरवपूर्ण है। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या, अत्यंत दयनीय है। क्या कारण है, तो इसके निम्नलिखित कारण, ठीक है। पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आगे है आधारिक संरचना का अभाव, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ ठीक से बिजली नहीं है, ठीक है, सड़क नहीं है, ये है आधारिक संरचना। और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जैसे हमारे किसी के परिवार में जो है 1 से ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो हो गया। कृषि पर निर्भरता, हमारा जो है कृषि किस पर, मानसून पर निर्भर होता है। अगर मानसून आएगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ कृषि होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बाढ़ और क्षति, देखिए उत्तर बिहार में हमारा क्या होता है, बाढ़ से ग्रसित रहता है, ठीक है।
और सूखा से दक्षिण बिहार ग्रसित है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस पर जोर देना होगा। ठीक है ना, और बांध को बनवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि नहर की व्यवस्था करना होगा। यहाँ की खराब विधि व्यवस्था है। ठीक है, फिर कुशल प्रशासन का अभाव है, औद्योगिक पिछड़ेपन है, एक भी उद्योग बिहार में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको दूर कैसे करेंगे, तो देखिए आर्थिक पिछड़ेपन दूर करने के लिए हम लोग अब जनसंख्या पहले नियंत्रण करेंगे, हम दो और हमारे दो के नारा होंगे। ठीक है, कृषि का तेजी से विकास होगा। ठीक है, यानी नए नए कृत्रिम यंत्रों का प्रयोग करेंगे, अपने विकास हो जाएगा। ठीक है, ये तेजी से होगा। बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे तो बांध बनवाएंगे। आधारिक संरचना जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रोड, ये सब को बनवाना जरूरी है पहले। उद्योगों का विकास करेंगे। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। स्वच्छ और ईमानदारी प्रशासन होना चाहिए, जो कि आजकल क्या कर रहा है, पुलिस सबसे लेके सभी जगह क्या लेता है, घूस लेने लगा। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों क्या करेंगे, स्थानांतरण करें, माने कि हम लोग वहाँ से ज़्यादा क्या करेंगे, लाएंगे सामान, केंद्र से मंगाएंगे। आगे देखिए, बिहार के विकास के बिना क्या कि भारत का विकास संभव नहीं है। यह कौन कहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहे थे। ठीक है, क्योंकि एगो देश एगो राज्य बिछड़ जाएगा तो क्या भारत का भी विकसित कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसीलिए बिहार को पहले क्या करना पड़ेगा, विकसित करना हो, क्योंकि सबसे इस स्थिति गिरा हुआ बिहार का ही है। अब देखिए बिहार से क्या हुआ, झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, जहाँ अधिकांश क्या था, उद्योग धंधा था, सब उस वही राज्य में चला गया। ठीक है, आगे है गरीबी रेखा, BPL क्या कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, फुल फॉर्म भी पूछता है। तो गरीबी रेखा का निदान कैलोरी मापदंड पर किया गया। अब कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया। अगर इससे कम है तो BPL कहलाएगा, अगर इससे अधिक है तो क्या कहलाएगा, APL, एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब देखिए नरेगा क्या है, ग्रामीण रोजगार जो है एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत मजदूरों को कम से कम 100 दिन तक काम मिलेगा। ठीक है, और वह न्यूनतम मजदूरी द्वारा निर्धारित किया गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतवार में जो काम आता है, कम से कम मजदूर कितना मिलेगा, 100 दिन काम मिलेगा। ठीक है, अब नरेगा क्या है, उसका फॉर्म देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का हम लोग के यहाँ क्या होता है, गणना होता है। अब CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा अध्याय क्या है, कि दूसरा अध्याय का बहुत चीज़ जो है हम पहले अध्याय में बता दिए हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले आय है, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, तो उसके बदले में जो उसको रुपया पैसा हम लोग देते हैं, यानी पारिश्रमिक देते हैं, उसको क्या कहेंगे, आय कहेंगे। यहाँ पर आय नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो आय लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना वीडियो को रोक के आराम से लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अब देखिए रैगनर नरकस कहा था, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। ठीक है, क्योंकि एक परिवार अगर गरीब है तो उससे क्या होगा, उसके जो बच्चे होंगे एक से ज़्यादा, यानी 2-3 बच्चे होंगे, फिर वो भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा, तो गरीबी क्या होता है, गरीबी के अंदर कुचला जाता है। ठीक है, आगे है देखिए, सकल घरेलू उत्पाद, तो किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की कुल जो मात्रा उत्पादित होता है उसको सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, जो वस्तु उत्पादित होता है। ठीक है, इसी में देखिए कुल और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, कि किसी देश में एक साल में अंतर्गत जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब का फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, याद रखिए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्च को घटाने के बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखिए भारत में सबसे पहली बार 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का क्या किया गया था, अनुमान लगाया था। ठीक है, इनका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, इसमें दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय कितना गणना किए थे, 20 रुपये। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में काम देंगे। अब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किए, जिनका उद्देश्य था भारत का आय का अनुमान लगाना। ठीक, इन भारत में ये 1949 में हुआ था, और पहली बार पूछे तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1800
68 में किया था। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने में की 3 विधि है। पहला उत्पादन गणना विधि, व्यय गणना विधि और आय गणना विधि। जब आय की गणना उत्पादन के योग के आधार पर किया जाता है उसको क्या कहेंगे, आय गणना विधि। इन उत्पादन गणना विधि, ठीक है ना। आय गणना में जब ये दो जब लिखा गया, ठीक है ना, कि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर जब करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, आय गणना विधि। और व्यय गणना विधि में व्यय गणना विधि क्या है कि जब व्यय गणना के आधार पर किया जाएगा, माने खर्च के आधार पर किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, व्यय गणना विधि। अब राष्ट्रीय आय की गणना करने में निम्नलिखित कठिनाई होता है। पहला, आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। तीसरा है मूल्य के मापन में कठिनाई, ठीक है। अब जैसे आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाई, एक ही वस्तु को कई जगह क्या होता है, उसका मूल्य ज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। दोहरी गणना, जैसे कोई चीनी की फैक्ट्री में बना, फिर चीनी एक छोटे से दुकान में आया, फिर एक छोटे दुकान में गया, तो इसी का गणना 3-4 जगह हो जाता है, इसलिए दोहरी गणना की संभावना होता है। मूल्य के मापन में कठिनाई होता है। अब एक वस्तु का यहाँ पर दाम है फैक्ट्री में जाके 40 रुपये, इसी का दाम क्या होता है, बढ़ के हो जाता है 44 रुपये, एक जगह चल जाता है तो 48 रुपये हो जाता है। ये जो होता है, इसलिए मूल्य का मापन क्या होता है, कठिनाई होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही वीडियो है, ठीक है ना। अगली बार हम पूरा सोचेंगे डाल देने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। आज हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 1 और 2 अध्याय का पूरा व्याख्या है, ठीक है ना। आज हम 5 अध्याय तक की व्याख्या पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में डालेंगे, ठीक है ना। क्लास 10 का है, अर्थशास्त्र का है, ठीक है। 1 से 2 अध्याय तक पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज हम 3 अध्याय, 4 अध्याय और 5 अध्याय के बारे में बताएंगे, ठीक है। व्याख्या है। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा क्या है। तो मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है। परिभाषा कौन दिया था, हर्टेल बिट्स ने दिया था, ठीक है। यह मुद्रा हुआ है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त, यह कौन दिया था, सेलिंगमैन। जो मन है वो याद कीजिए, ऊपर वाला याद लीजिए, लिखिए, ऊपर वाला रखिए याद या नीचे वाला, ठीक है ना। परिभाषा मुद्रा। अब मुद्रा का विकास कैसे हुआ सो देखिए। पहला था वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा था वस्तु मुद्रा, तीसरा था धात्विक मुद्रा, चौथा था सिक्का, उसके बाद पत्र मुद्रा, उसके बाद आया पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा में जो एटीएम है और क्रेडिट कार्ड आ गया, ठीक है। अब देखिए ये है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। अब ये है क्या सो देखिए, यह एक प्रकार प्लास्टिक मुद्रा है जिसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन कहते हैं। यह 24 घंटे रुपये निकालने या जमा करने की सेवा प्रदान करते हैं। इसमें 4 नंबर का गुप्त पिन होता है जो किसी के साथ साझा नहीं किया जाता है। डाल भी सकते रुपये और निकाल भी सकते हैं, इसी को कहते हैं एटीएम, ठीक है। अब मुद्रा का लाभ क्या है सो देखिए। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ मिलेगा, उत्पादक को लाभ मिलेगा, वस्तु विनिमय जो भी कठिनाई था उसको निराकरण हो गया, पूंजी की तरलता मतलब ज़्यादा पूंजी का लेन देन होगा, पूंजी की गतिशीलता बढ़ेगा, पूंजी निर्माण होगा, बड़े बड़े उद्योग की मुद्रा बनेगा और आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण भी होगा। किसका काम है, मुद्रा का, ठीक है। आगे देखते हैं। आय क्या है, इन बचत क्या है। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, बचत कहते हैं, ठीक है। जो आय होता है उसमें खर्च कर लेते हैं, उसको घटा देंगे तो बचत होगा। बचत 2 प्रकार से, एक नगद बचत, एक वस्तु संचय। नगद बचत क्या होता है, कुछ आय का कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं होता है, उसको कहते हैं नगद बचत, ठीक है ना। वस्तु संचय माने जो कोई वस्तु खरीद लिया हम लोग, ठीक है ना, उसको रख ले हैं तो उसको कहेंगे वस्तु। जैसे उसकी आय का भाग जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती, ठीक है ना, ये हमारे पास में रहता है, ठीक है, वो कहते हैं वस्तु संचय। अब वस्तु को 2 भागों में बांटा गया, एक चालू वस्तु होता है, एक टिकाऊ वस्तु होता है। जो बहुत दिन तक चलता रहे वस्तु उसको चालू वस्तु है, जो आज उपयोग किए अब बिहान के ख़त्म हो जाए उसको कहेंगे चालू वस्तु, ठीक है ना। टिकाऊ वस्तु जो लंबे समय तक रहता है, जैसे ट्रैक्टर खरीदते हैं तो क्या होता है,
ये लंबे समय तक होता है, इसको टिकाऊ वस्तु कहते हैं। चालू वस्तु जो आज लिया 10 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब चालू वस्तु, कुछ वस्तु ऐसी वस्तु जिनका क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं उसको चालू वस्तु कहते हैं। और टिकाऊ वस्तु कुछ ऐसी वस्तु होती है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है और उसे टिकाऊ वस्तु कहते हैं। अब देखिए साख क्या, साख एक विनिमय का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद क्या होता है, पूरा होता है, उसको क्या कहेंगे, साख। ये पूछता है, ठीक है ना। अब साख का आधार क्या क्या है, विश्वास है, चरित्र है, चुकाने की क्षमता है, पूंजी एवं संपत्ति है, ऋण की अवधि है। ये सब देख के तब क्या देगा आपको, साख मिलेगा, यानी कोई रुपया देगा या पैसा देगा। अब साख और मुद्रा में क्या अंतर है, तो मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त होता है जबकि साख पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होता। अब साख पत्र 8 प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, साख प्रमाण पत्र, पुस्तकीय साख, ठीक है। अब देखिए विनिमय के क्या गो रूप है, 2 रूप है, ठीक है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहेंगे, वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री वस्तु से की जाती है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली जिसमें वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा से की जाती है उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुआ, क्या हुआ, आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव है, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव है। अब कोई वस्तु कितना का है कैसे मापेंगे, ठीक है। मूल संचय का अभाव है, इसको हम लोग संजोग के रख नहीं सकते हैं। विभाजन का अभाव है, अब इसको हम लोग 2 भाग में बांट नहीं सकते वस्तु में। उसके बाद भविष्य में भुगतान करने की कठिनाई होता है, मूल हस्तांतरण की समस्या होता है, ठीक है। ये सभी कठिनाई होता है वस्तु में प्रणाली में, ठीक है। वैसे परीक्षा में इसका डिटेल भी पूछा जाता है। अब मुद्रा के 4 महान कार्य, माध्यम, मापन, ये गलती लिखा गया, ठीक है, संचयन, भुगतान। साख के 2 पक्ष होते हैं, ऋणदाता और ऋणी। तो ऋणदाता किसको, जो ऋण देता है उसको ऋणदाता कहते हैं, जो लेता है उसको क्या कहते हैं, ऋणी कहते हैं, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों की मुद्रा देखिए, भारत की मुद्रा क्या है, रुपया। पाकिस्तान में भी रुपया होता है, बांग्लादेश में टका होता है, नेपाल में रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, इंग्लैंड में पाउंड होता है, रूस में रूबल होता है, सिंगापुर में डॉलर होता है, अफगानिस्तान में अफगानी होता है, ईरान में रियाल होता है, इराक में दिनार होता है, स्वीडन का क्रोना होता है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए अगला अध्याय, 4 अध्याय आ गया, हमारी वित्तीय संस्थाएं। अब वित्तीय संस्था क्या है, देश या राज्य की एक ऐसी संस्था है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा का संबंधी कार्य का संपादन करे, उसको क्या कहेंगे, वित्तीय संस्था। कि देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है जिसको आरबीआई कहते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था, ठीक है ना, 1 अप्रैल का हुआ था। सरकारी वित्तीय संस्था क्या है, सरकार के द्वारा स्थापित और संपोषित वित्तीय संस्था जो सरकारी वित्तीय संस्था कहलाती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल, ये सब है। अर्ध सरकार क्या है, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देश में चलाए जाते हैं, उसके मापदंडों पर समाज के लोगों को वित्तीय आवश्यकता पूरा करते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य कोऑपरेटिव बैंक, ये सब क्या है, अर्ध सरकारी है, जो आरबीआई के निर्देश पर क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए सूक्ष्म वित्तीय संस्था, यह वैसी संस्था जो गरीब लोगों के लिए छोटे पैमाने पर क्या करे, साख और ऋण की उपलब्धता करवाता है, इसको कहते हैं सूक्ष्म वित्तीय संस्था। यह काम जो है पहली बार बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर यूनिस ने किया था प्रयास, ठीक है। तो यहाँ तक लोग समझ गए होंगे। अब देखिए वित्तीय संस्था 2 प्रकार का, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था और राज्य वित्तीय संस्था। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्या है, सो देखिए वैसी वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्त और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, ठीक है। और राष्ट्रीय वित्तीय संस्था 2 प्रकार का होता है, भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार क्या है, तो वैसी मौद्रिक बाजार जहां उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन, बहुत कम समय के लिए, मध्यकालीन के लिए क्या देगा, ऋण देता है, उसको क्या कहेंगे,
भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। जो उद्योग और व्यवसाय के लिए क्या करे, दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था करवाएगा, उसको क्या कहेंगे, भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है। भारत में 3 प्रकार के बैंकिंग व्यवस्था की गई, केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सरकारी बैंक। ठीक है। अब वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश के लिए क्या होता है, मेरुदंड माना जाता है। ठीक है ना। जिस देश का जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा होता है। अब दलाल स्ट्रीट क्या है सो देखिए, मुंबई के जिस जगह पर पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र होता है उसको क्या कहेंगे, दलाल स्ट्रीट। ठीक है। यानी मुंबई में एक जगह है जहाँ पर पूंजी बाजार कहलाता है, उसको कहते हैं दलाल स्ट्रीट। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई। वैसे राजधानी पूछे तो कहाँ होगा, नई दिल्ली। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित, ठीक है ना, मुख्यतः कृषि, गलती लिखा मुख्यतः होगा। यहाँ 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है। करीब 75% लोग कहाँ होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि पर निर्भर होते हैं। कहाँ के, बिहार के। अब देखिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था, वैसी संस्था है जो राज्य के लिए वित्त का आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, उसको राज्य वित्तीय संस्था। ये भी 2 प्रकार, गैर संस्थागत, संस्थागत। अब गैर संस्थागत में कौन कौन आता है सो देख लेते हैं। गैर संस्थागत के अंदर महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापार, रिश्तेदार, अन्य आते हैं। ठीक है। जबकि संस्थागत के अंतर्गत सरकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, नाबार्ड, ये सब आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था। इसकी संख्या अभी क्या है ना, 196। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को संक्षेप में नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक को संक्षेप में क्या कहते हैं, नाबार्ड। व्यावसायिक बैंक के बहुत निम्न कार्य है। पहला, जमा राशि स्वीकार करेगा, ऋण प्रदान करेगा, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करेगा, एजेंसी संबंधी कार्य करेगा। ये मुख्य कार्य है। ठीक है, पूछता है व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य, 4 गो मुख्य कार्य है। अब देखिए, व्यावसायिक बैंक के द्वारा स्वीकार की जाती है जमा राशि 4 प्रकार से। पहला, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचय जमा, आवर्ती जमा। ठीक है, जो महीने महीने या साल साल देते हो संचय जमा है। आवर्ती जमा है। संचय जमा में क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर देते हैं। चालू जमा में क्या होता है कि हमेशा क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं या देते रहते हैं। अस्थायी जमा जो होता है वह फिक्स डिपॉजिट हो गया। व्यावसायिक बैंक द्वारा ऋण प्रदान करता है, उसका कई प्रकार, अभियाचिका या अल्पकालीन ऋण देगा, नगद साख देगा, अधिवार्षिक देगा, विनिमय बिलों के भुगतान भुगतान के लिए करेगा, ऋण या अग्रिम देगा। ठीक है, ऐसे देता है ऋण। अब व्यावसायिक बैंक द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधा भी है, जैसे यात्री चेक, प्रमाण पत्र जारी करना, लॉकर की सुविधा, एटीएम की सुविधा, क्रेडिट कार्ड, व्यापारिक सूचनाएं, ये सब देता है। अब सहकारिता क्या है, देखिए, वह संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर क्या करेगा, समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करता है, उसको क्या कहते हैं, सहकारिता। जिसमें मनुष्य किसी भी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर काम करता है। अब देखिए, ये हुआ, पूछेगा 2 नंबर के लिए। ठीक है, अब 5 नंबर पूछे तो पूरा लिखना पड़ेगा। सहकारी समिति की स्थापना 1940 में हुआ था, नहीं ये गलती लिखल है, यानी 1900 कितना हुआ था, 4 में। ठीक है, जिसमें 10 व्यक्ति मिलकर यह समिति चला सकता है। इसके विस्तृत के लिए 1912 ईस्वी में एक नियम बनाया गया, जिसमें ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए सहकारी समिति स्थापित करने के लिए प्राथमिक समिति की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की गई। फिर 1914 में एक व्यक्ति था निकलेग, ठीक है, समिति की नियुक्ति की गई। ये थोड़ा देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। 1919 में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय बन गया। अब क्या हुआ, 1929 में महान आर्थिक मंदी आया, लेकिन 1935 विषय में हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत एक कृषि शास्त्र विज्ञान गठन किया गया, जिसमें कृषि के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान किए गए। किसमें, सहकारिता में। ठीक है, आगे देखते हैं, लगभग यहाँ समझ गए होंगे। अच्छा, अगर वीडियो लगे तो उसको रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, नहीं पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए, स्वयं सहायता समूह क्या, इस समूह में 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें महिलाओं खासकर होते हैं, और अपनी बचत बैंकों से ऋण लेकर
अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह, जो हमारे गांव देहात में भी मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं रोजगार और सेवा। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, जिस देश या राज्य के मानव पूंजी जितना समृद्ध होगा, उस देश या राज्य का आर्थिक विकास क्या उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब सेवा को 2 भागों में बांटा गया, सरकारी सेवा, गैर सरकारी। सरकारी सेवा क्या है, सो देखिए, जब देश या राज्य की सरकार के लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनमें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहेंगे। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग सेवा है। अब गैर सरकारी सेवा क्या है, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ही ऐसी सेवाओं का सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसको कहते हैं गैर सरकारी सेवा। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग क्या है, बाह्य स्रोत, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनी संबंधी नियमित सेवा स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब देख बीमारू राज्य में कौन कौन राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है। ठीक है ना, अब इसमें से दे देगा 4 ऑप्शन में से कोई एक तीसरा कहेगा, इसमें से कौन नहीं है। ठीक है ना, टिक लगाना होता है। आगे देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, पहले चाहिए भोजन, तब चाहिए वस्त्र, आवास, तब स्वास्थ्य, तब शिक्षा। ठीक है, 5 घटक है। अब आधारभूत ढांचा या बुनियादी सुविधा क्या, तो वैसे सुविधाएं बताएं, गलती लिखा है, सुविधाएं होगा। ठीक है ना, जय हिंद। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 और 7 का चर्चा करेंगे। पहला है वैश्वीकरण, चैप्टर का नाम। ठीक है ना, इसका चर्चा करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, पहला लिखा है मॉल क्या है। मॉल क्या है, तो वैसे बाजार जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी वस्तुएं छोटी हो या बड़ी हो उपलब्ध होती है, उसको क्या कहेंगे, मॉल। ठीक है, लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे वैश्वीकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है, ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम का या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। ठीक है, बिना कोई रुकावट के एक देश दूसरे देश से में जा सकता है सामान। ठीक है, उसको कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, अब निजीकरण है, तो निजीकरण का अभिप्राय है कि निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या करे, उसका स्वामित्व प्राप्त करना तथा उसका प्रबंधन करना है, क्या कहलाएगा, निजीकरण। ठीक है, यहाँ तक लोग समझ गए। उदारीकरण, उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा जितना भी लगाया गया अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध है, जैसे लाइसेंस, कोटा, इस सब को हटा देना है, क्या कहलाता है, उदारीकरण। इसी को LPG कहते हैं, LPG। ठीक है, एगो LPG होता है लिक्विड फाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें LPG होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, निजी का प्राइवेटाइजेशन, और उदारीकरण का हो गया L से है लाइब्रेलाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं वैश्वीकरण क्या अंग है, 5 अंग। ठीक है, यहाँ तक समझ होंगे तो वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। अब देखिए वैश्वीकरण के 5 अंग, व्यवसाय व्यापार संबंधी अवरोध का कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, श्रम का निर्बाध प्रवाह, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। ठीक है, 5 अंग है। आगे वैश्वीकरण भारत में कब आया था, 1991 में। ठीक है, अब बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है, उसको क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। या एक देश से अधिक देशों में अपना कंपनी चलाता हो, तो उसको क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर्स, ये सब आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। भारत का कौन है, डाबर, वो सब विदेश का था, ये भारत का।
अब निवेश किसको कहते हैं? अब जैसे देखिए, भूमि हो गया, कॉमा देना था यहाँ पे, ठीक है ना, भवन हो गया, मशीन हो गया, या अन्य उपकरण को खरीदने में जो मुद्रा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? निवेश, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब विदेशी पूंजी क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो लगाए गए पूंजी होता है उसको क्या कहते हैं? विदेशी पूंजी, ठीक है। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले दो कारक प्रौद्योगिकी में प्रगति करेंगे और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का क्या करें? उदारीकरण, ताकि क्या हो सके? वस्तु का आसानी से इस देश से उस देश आना जाना रहे, ठीक है। आगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, जिसमें भारत इसका संस्थापक देश था उस समय। वर्तमान में 149 देश का कहिया के अकॉर्डिंग 2006 के अकॉर्डिंग, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसमें विश्व के सभी देश अपना अपना व्यापार मिलजुल कर सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में क्या तर्क है? प्रत्यक्ष विदेश निवेश का प्रोत्साहन, ताकि विदेशी निवेश होगा। प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, नए बाजार तक पहुंच, उत्पादन तथा उत्पादित के स्तर को उन्नत करना, बैंकिंग और वित्तीय सुधार क्षेत्र में सुधार, मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, ठीक है। यह है भारत के वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। अब देखिए, बिहार में इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, सो देखिए। पहला, कृषि में क्या होगा? उत्पादन वृद्धि हुआ, निर्यात में वृद्धि हुआ, विदेशी निवेश यानी विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय की प्राप्ति हुआ, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू में वृद्धि है, विश्व स्तरीय उत्पादकता वस्तुओं की उपलब्धता है। छठा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनी व बीमा कंपनी का आगमन, ये सब सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, सो देखिए। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की उपेक्षा होने लगा, ठीक है। जैसे में है जूट उद्योग, और इससे क्या होने लगा? उपेक्षा होने लगा। कुटीर एवं लघु उद्योग क्या होने लगा? बंद होने लगा। रोजगार पर विविध प्रभाव पड़ा। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश भी हुआ, ठीक है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, एलपीजी का फुल फॉर्म लिखा है, लाइवलीजाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आम आदमी पर पड़ने वाले वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है? उपयोग के आधुनिक संसाधन की उपलब्धता, रोजगार की बढ़ी हुई संभावना, आधुनिकता तकनीकी की उपलब्धता, ये आम आदमी पर वैश्वीकरण प्रभाव। अब आदमी कहते किसको? सो देखिए, समाज के वैसे वर्ग या समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग रहते हैं, जो सामान्य उपभोग की वस्तुओं से वंचित होते हैं, उसे किसी तरह अपनी आजीविका का निर्वाह करते, उसको क्या कहेंगे? आम आदमी, ठीक है। आम आदमी पर वैश्वीकरण क्या प्रभाव पड़ा? सो देखिए, अच्छा प्रभाव क्या पड़ा? बेरोजगार बढ़ने की आशंका बढ़ गया, उद्योग व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती प्रतियोगिता है, श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा, मध्यम एवं छोटे उत्पादों की कठिनाई, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या होने लगा? संकट होने लगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, 7वां अध्याय, ठीक है। उपभोक्ता, जब व्यक्ति वस्तु एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो उसको उपभोक्ता कहते हैं, और जहाँ बनता है उसको कहते हैं उत्पादकता, ठीक है। ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है जबकि हम उस पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपभोक्ता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले, और जैसे वस्तु के गुण, मात्रा, वस्तु बनाने में यानी ये सब उपभोक्ता का अधिकार, ठीक है। अब देखिए, भी कहता है उपभोक्ता जागरण के कौन कौन से आकर्षक नारा लगाया गया। पहला, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। दूसरा, सावधान ग्राहक अपने अधिकारों को पहचान, जागरूक ग्राहक हो। एक और है, उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक निम्न है। पहला, मिलावट की समस्या, कम तौल, कम गुणवत्ता वाली वस्तु, ऊंची कीमत, डुप्लीकेट वस्तु, ये सब उपभोक्ता का शोषण करता है। ये सब करके भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण 1986 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम
जिसमें उपभोक्ता को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया। ठीक है। अब हॉलमार्क का स्वर्ण आभूषण से संबंधित है। अब देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत उपभोक्ता को कुछ अधिकार। पहला, सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, जो पसंद है वही वस्तु लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद है सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार, उसका उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इतना उपभोक्ता अधिकार है धारा नंबर 6 में। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं की उनकी शिकायत निवारण के लिए 3 स्तर बनाए गए। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर राज्य आयोग आता है, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग होता है, जिला स्तर पर जिला मंच या फोरम होता है। ठीक है, जहाँ शिकायत आप कर सकते हैं। अब जिला फॉर्म क्या, कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम हो तो उसको जिला फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, अगर वस्तु या सेवाओं का मूल्य 20 लाख से ऊपर या 1 करोड़ से कम हो तो उसको राज्य आयोग में ले जाएंगे। अगर किसी वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति 1 करोड़ से अधिक हो तो उसको राष्ट्रीय आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। ठीक है, यहाँ मूल्य होता है। ठीक है ना, ये मूल्य लिखा गया, ये नाम मूल्य लिखा गया। ठीक है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय, राज्य एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर 2 संस्था महत्वपूर्ण हैं जो लोगों के जीवन और उपभोग के अधिकार की संरक्षण देते हैं, मानवाधिकार आयोग और सूचना का अधिकार। इसमें सूचना का अधिकार आयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, यह देश में राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों से संबंधित हितों की सुरक्षा प्रदान करती है। इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। कोई व्यक्ति अभिलेख, ईमेल, आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक का क्रोध आदि के रूप में, क्रोध नहीं होगा, ठीक है ना, आदि के रूप में ऐसे प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो, जिसके लिए आवेदन संबंधी लोक सूचना अधिकार के समक्ष आवेदन करेगा। उसकी सुनवाई 30 दिन के अंदर कर दिया जाता है, या बहुत ज़रूरी होगा तो 48 घंटा के अंदर। ठीक है, कहता है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। ये 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर था। कहता है कभी लोग आपके अच्छे कर्म पर चिल्लाए तो कुछ मत बोलना, बस इतना याद रखना कि हर खेल के प्रदर्शन पर दर्शक चिल्लाते हैं, खिलाड़ी नहीं।